So we were discussing the major abiotic factors which affect the habitat. We have discussed temperature and water. The next one is light. So how is light important abiotic factor? See, everything is dependent on light. Light, that is the basic source of light is sunlight. It is essential for photosynthesis. So उसी से एनर्जी बनेगा और एनर्जी फ्लो होगा इन द इकोसिस्टम. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट सोर्स फॉर द एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही हो सकता है. In the absence of sunlight, chemosynthesis is possible. Okay, but then on the land, if we talk about even in the water, the source of light is sunlight. Then बहुत ही छोटे plants हैं जैसे herbs and shrubs which grow in the forest floor. They are also adapted to perform photosynthesis. Okay, and वहाँ पे तो light conditions very low होती है because the taller trees overshadow them. But still they adapt themselves to do photosynthesis with the minimum possible light. Then animals भी light के ऊपर dependent है. एनर्जी के लिए तो वो फूड प्लांट से लेंगे तो इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट है. बट हाउ डायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन लाइट, तो देयर एक्टिविटीज़ ओके आर लाइट डिपेंडेंट. दे आर आइदर डायूर्नल, मतलब वो दिन में एक्टिविटी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, एंड अदरवाइज दे आर नॉक्टर्नल, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट दे विल बी एक्टिव. तो उनका एक्टिविटीज़ लाइट इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा. देन इवन ऑन द सीजनल वेरिएशंस, में सीजन्स के हिसाब से भी लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन आता है. लाइक इन समर्स द लाइट रेज आर मोर, इन विंटर्स और रेनी सीजन द लाइट इंटेंसिटी इज लेस. देन अकॉर्डिंगली द एनिमल बिहेवियर ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स. ओके, देन ड्यूरेशन, दैट इज फोटो पीरियड जिसको बोलते हैं. दीज आर ऑल्सो क्लूज फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज़. मतलब लाइट के ऊपर कितना ड्यूरेशन ऑफ लाइट है उसके ऊपर उनका फॉरेजिंग एक्टिविटी, मतलब सर्च फॉर फूड विल डिपेंड. करेक्ट, सम एनिमल्स सर्च देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सम एनिमल्स सर्च देयर फूड इन एब्सेंस ऑफ लाइट. मतलब क्योंकि रात में उनके प्रेज बाहर निकलते हैं तो दे हंट एट नाइट टाइम. देन नेक्स्ट टू दैट इज देयर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दैट. ओके, देन माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन दिस, कि लाइट अवेलेबिलिटी के ऊपर they decide all these activities. Then the availability of light on land is linked with the temperature also. जितना लाइट है उतना टेम्परेचर रहेगा. जैसे ज़्यादा लाइट तो ज़्यादा टेम्परेचर है, बिकॉज मोर द सनलाइट मोर हाई हीट विल बी देयर. सो what we can say is कि light is affecting many factors in their lives of the organisms, whether it is plants or animals, whether it is on land or in water. And लाइट के ऊपर उनका काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ है, प्लस टेम्परेचर भी लाइट कंट्रोल करता है. और टेम्परेचर से रिलेटेड उनका एक्टिविटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर टॉलरेंस हमने पढ़ा था, यूनिथर्मल, स्टीनोथर्मल है, और तो वो भी उनका एक पैटर्न हो जाता है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन लाइट. देन नेक्स्ट टू दैट इज़ they have asked a question, what is the source of energy for the life in deep sea ocean trenches? Now deep sea में trenches जो grooves हैं एकदम सी बेड में, वहाँ पे तो धूप पहुँचना बहुत ही मुश्किल रहता है. तो वहाँ पे धूप नहीं पहुँचती, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ फॉर्म वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते. इवन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट लाइफ फॉर्म्स डू एग्जिस्ट इन द डीप सी, and the source of energy for them is the chemosynthetic bacteria over there. वहाँ पे फूड चेन उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है. क्लियर? देन नेक्स्ट टू दैट इज the next factor is soil. So talking about soil, soil का क्वालिटी कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, these are all dependent on the climate of that habitat, कि रेनफॉल कैसा है, धूप कितनी है. so that will decide the moisture level or the dryness level of the soil, and accordingly कितना windy weather है, that will decide the weathering process, मतलब rocks के टूटने का process. so जिस टाइप का rock टूटेगा उस हिसाब से मिट्टी बनेगी, soil बनेगा. so formation of soil is also dependent on other factors of the environment. At the same time, soil is
itself a factor of the environment जिसके ऊपर life forms will be dependent, because depending on the type of soil will be the type of vegetation, and depending on the type of vegetation will be the type of animal life over there. So even soil is a very important abiotic factor. तो सॉइल के वेरियस कैरेक्टर्स हैं, जैसे सॉइल का कॉम्पोजिशन, ओके, किस टाइप की मिट्टी है वहाँ पे, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ इट, व्हाट इज़ द ग्रेन साइज, मतलब सॉइल का पार्टिकल साइज कैसा है, दैट विल डिसाइड द पर्कुलेशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. देन नेक्स्ट टू दैट इज पर्कुलेशन इन द सेंस कि वाटर उसमें से कितना लेवल तक फिल्टर होके नीचे जा सकता है, और एनी what we say the rainfall along जब पर्कुलेटर के नीचे जाता है तो ग्राउंड वाटर लेवल डिसाइड करता है, एंड along with it it is going to dissolve many minerals and other substances and carry along with it. Then next to that is उसका pH I told you. If it is acidic soil तो some bacteria may flourish, if it is alkaline तो others may flourish. Then उसका soil composition, mineral composition, which every soil has different types of minerals in it, accordingly different types of plantations grow over there. Then topography, मतलब soil का arrangement. The soil can be what we say in the form of sand, so it will form a desert. It can be the arrangement of the soil can be like a flat land. Then the arrangement of the soil can be in the form of hills and mountains. So everything is different, okay. Then the soil is going to determine the vegetation, I already told you, and in turn it is going to dictate what type of animals will survive over there. So इस तरह से we can see that abiotic factors determine what type of habitat will form. जैसे अभी मैंने बोला सॉइल में अगर वहाँ पे सैंडी सॉइल है तो इट विल फॉर्म अ डेजर्ट हैबिtat, करेक्ट. एंड टेम्परेचर के ऊपर अगर धूप ज़्यादा है तो इट इज़ फॉर्मिंग अ डेजर्ट हैबिtat. Then also they show considerable diurnal and seasonal variations. तो abiotic factors की वजह से ही दिन लंबा रहेगा और कौन से एनिमल्स दिन में एक्टिव रहेंगे. दैट इज व्हाट इज डायurnal थिंग्स वी कैन सी बिहेवियर पैटर्न्स इन द ऑर्गेनिजम्स, या कौन सा फूल दिन में खिलेगा, और प्लांटेशंस दिन में फंक्शन करते हैं. देन सीजनल वेरिएशंस, वो भी तो सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, सो या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना. तो क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ऑल, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस abiotic factors, and all these abiotic factors are affecting the plant and animals. Accordingly, the plant and animals have to adapt to these changes in order to survive and flourish over there, okay, in that particular habitat. तो ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ एवोल्यूशन बहुत सारी स्पीशीज़ इवॉल्व हुई है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग हैबिटेट, बिकॉज हैबिटेट इवन द हैबिटेट इज़ नेवर कॉन्स्टेंट, वो चेंज होता रहता है. ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे वाटर है वहाँ पे हमेशा वाटर रहे, वहाँ पे धीरे धीरे लैंड में वो भी कन्वर्ट हो सकता है, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है. एनी टाइप ऑफ कन्वर्जन इज़ पॉसिबल इन दिस नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. तो इफ़ दैट इज़ चेंजिंग, द animals have to evolve and adapt, and accordingly they change, okay. So many species have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with optimum rate and allow the species to flourish. So what do you mean by this? तो during this course of evolution, species ने अपने अंदर एक ऐसा environment बना लिया है जो biochemical reactions करवा सकता है, physiological functions करवा सकता है at optimum rate, मतलब maximum capacity पे वो चल सकता है, जिसकी वजह से species flourish होती है. तो species have made changes inside themselves.